चलिए दोस्तों, मूड चेंज कर लीजिए। तो बहुत कुछ सोचते होंगे क्लास में, सब कुछ सोचना बंद कर दीजिए। एक मास बात सोचिए कि वर्दी पहन रहे हैं, और जहाँ तक याद है, तो जहाँ तक पढ़ लिए आपको तो याद ही होगा। हम भूल भी जाए तो देख लेंगे, फिर से याद कर लेंगे। आपको याद है ना? चलिए, और पढ़ने का मतलब है कि जो चीज पढ़े हैं उससे रिलेटेड प्रश्न बननी चाहिए, क्योंकि परीक्षा में सिर्फ प्रश्न बनाने का डिमांड है। जो जितना प्रश्न बनाएगा उसका रिजल्ट उतना ही ज्यादा पक्का होगा। तो जो चीज पढ़ रहे हैं या हम पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड प्रश्न बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो हम लोग बायोलॉजी के पहले चैप्टर में ही हैं और काफी विस्तार पूर्वक हम आपको बता रहे हैं। आइए अब हम एक नए संरचनाओं पर बात करते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? तो हम लोग पढ़ रहे हैं कि कोशिका के सेल के साइटोप्लाज्म में ये वाला भाग जो है दोस्तों, ये वाला भाग किसका है? साइटोप्लाज्म है। और साइटोप्लाज्म में ढेर सारे स्ट्रक्चर होते हैं, ढेर सारे स्ट्रक्चर होते हैं, और ढेर सारे स्ट्रक्चर कुछ ना कुछ कार्य करते रहते हैं। ढेर सारे स्ट्रक्चर कुछ ना कुछ कार्य करते रहते हैं, और उन्हीं कार्यों के बदौलत एक कोशिका जिंदा रहता है, नहीं तो कोशिकाएं मर जाएंगी। कई सारे स्ट्रक्चर देखे थे, और आगे हमारा जो स्ट्रक्चर है वो है दोस्तों प्लास्टिड। क्या है? प्लास्टिड है, प्लास्टिड। तो आइए अब प्लास्टिड को समझते हैं। प्लास्टिड, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? लवक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? लवक कहते हैं। हिंदी में लवक कहा जाता है इसको, प्लास्टिड। अब प्लास्टिड कहाँ रहता है? तो हम पहले से ही समझ रहे हैं कि सारे के सारे सेल ऑर्गेनल सेल के साइटोप्लाज्म में रहते हैं, कोशिका के कोशिका द्रव में रहते हैं। लेकिन प्लास्टिड की खासियत यह है कि ये केवल और केवल प्लांट सेल में रहते हैं। किस में रहते हैं? प्लांट सेल, यानी कि एनिमल सेल में ये नहीं पाया जाता है। एनिमल सेल में प्लास्टिड नहीं पाया जाता। तो प्लास्टिड केवल प्लांट सेल में रहते हैं, एनिमल सेल में नहीं रहते। तो सबसे बड़ा सवाल है, क्या प्लांट सेल और एनिमल सेल बिल्कुल अलग हैं? तो ऐसा नहीं है दोस्तों। प्लांट और एनिमल के सेल लगभग समान ही है। अंतर बस यही है कि कुछ सेल ऑर्गेनल प्लांट में है, वो जंतु में नहीं है, और जंतु में है, वो प्लांट में नहीं है। बाकी कोई खास अंतर प्लांट और एनिमल सेल में नहीं है दोस्तों। प्लांट और एनिमल में अंतर समझ रहे हैं ना? प्लांट स्वपोषी होते हैं, एनिमल परपोषी होते हैं। एक मुख्य अंतर है। हालांकि अंतर करने के लिए आगे पूरा का पूरा चैप्टर है, जिसमें पूरा कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका कि प्लांट और एनिमल में क्या डिफरेंस। तो प्लास्टिड केवल प्लांट के सेल के साइटोप्लाज्म में है, लेकिन वो एनिमल में नहीं है। उसके बाद कि प्लास्टिड, अभी तक आप जितने भी सेल ऑर्गेनल पढ़े हैं और आगे जितने भी पढ़िएगा, उन सब में यह सबसे बड़ा है दोस्तों। प्लास्टिड क्या है? सभी सेल ऑर्गेनल में, सभी कोशिका अंगक में सबसे बड़ा कोशिका अंगक, सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनल कौन है? प्लास्टिड। चूंकि यह एनिमल सेल में है नहीं, इसीलिए जब माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ रहे थे तो आपको बताए थे कि एनिमल सेल का सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनल माइटोकॉन्ड्रिया है। क्यों? तो उसमें प्लास्टिड का अभाव है। लेकिन यह प्लास्टिड जो है दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया से भी क्या होता है? बड़ा होता है। प्लास्टिड जो है यह माइटोकॉन्ड्रिया से भी क्या होता है? बड़ा होता है। अब समझिए कि प्लांट के भिन्न भिन्न भागों में, प्लांट के मुख्य 3 भाग है, जड़, तना और पत्ती। तो प्लांट के सभी भागों के कोशिका में एक ही तरह का प्लास्टिड नहीं रहता है। प्लांट के भिन्न भिन्न भागों में जो कोशिकाएं मौजूद हैं, उन सभी कोशिकाओं में एक तरह का प्लास्टिड नहीं है।
जड़ का जो प्लास्टिड है वे पौधे के पत्तियों के प्लास्टिड से मेल नहीं खा रहे हैं। फूल और फलों के कोशिका में जो प्लास्टिड है वे पत्तियों और जड़ों के प्लास्टिड से मेल नहीं खाते हैं। अर्थात पौधे के सभी भागों में एक ही तरह का प्लास्टिड पाया जाता है या अलग अलग दोस्तों। पौधे के विभिन्न भागों के कोशिकाओं में एक तरह का प्लास्टिड नहीं होता है। भिन्न भिन्न भागों में हमें 3 तरह के प्लास्टिड मिल सकते हैं। कितने तरह के? 3 तरह के प्लास्टिड या 3 तरह के लवक मिल सकते हैं। और ये कौन कौन है दोस्तों? तो ये 3 है आपको क्लोरोप्लास्ट। क्या है आपका? पहला क्लोरोप्लास्ट, दूसरा है आपको क्रोमोप्लास्ट, ठीक है, क्रोमोप्लास्ट, और तीसरा है आपका ल्यूकोप्लास्ट। तो पौधे के भिन्न भिन्न भागों के में जो कोशिकाएं मौजूद हैं उन कोशिकाओं में एक तरह के प्लास्टिड नहीं बल्कि 3 तरह के प्लास्टिड पाए जाते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि एक कोशिका में एक ही तरह का प्लास्टिड होगा। यह नहीं कि एक ही कोशिका है उसमें क्लोरोप्लास्ट भी है और ल्यूकोप्लास्ट भी है, ऐसा नहीं हो सकता है। तो क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट प्लास्टिड कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। और तीनों प्लास्टिड का खासियत क्या है कि क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट बन सकता है, क्रोमोप्लास्ट ल्यूकोप्लास्ट बन सकता है, ल्यूकोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट बन सकता है, ल्यूकोप्लास्ट क्लोरो, यानी कि सभी प्लास्टिड में यह क्षमता है कि वह एक दूसरे में परिवर्तित हो सके। अर्थात पौधों की कोशिका में क्लोरोप्लास्ट है लेकिन उस भाग को अब क्लोरोप्लास्ट की जरूरत नहीं है, अब जरूरत है क्रोमोप्लास्ट का, तो उसका क्लोरोप्लास्ट कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? यानी 3 प्रकार के जो प्लास्टिड होते हैं पौधे के भिन्न भिन्न भागों की कोशिकाओं में, उनमें यह क्षमता है कि वो एक दूसरे में परिवर्तित हो सके। यानी कि पौधे के कार्य के अनुसार ये एक दूसरे में परिवर्तित होते रहते हैं। और यही परिवर्तन आप नजर भी आता होगा दोस्तों। और ये नजर आप टमाटर में तो अंदाज किए होंगे। टमाटर जब फलता है ना हरा रंग का रहता है और देखते देखते वो सुर्ख लाल हो जाता है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा प्लास्टिड में परिवर्तन के कारण हुआ। अगर टमाटर के कोशिकाओं के प्लास्टिड में परिवर्तन का कोई मतलब परिवर्तन नहीं होता तो फिर आपको टमाटर एक ही रंग में दिखता दोस्तों। टमाटर जब फला था तब उसके कोशिका में कोई और प्लास्टिड था और जब वो पकने पर आया तब उसका प्लास्टिड बदलकर कोई और प्लास्टिड बन गया। तो सभी प्रकार के प्लास्टिड एक दूसरे में परिवर्तित हो सकते हैं दोस्तों। अब इस 3 प्रकार के प्लास्टिड में दोस्तों, 3 प्रकार के प्लास्टिड में सबसे महत्वपूर्ण प्लास्टिड कौन है जानते हैं? क्लोरोप्लास्ट। सबसे महत्वपूर्ण प्लास्टिड कौन है? क्लोरोप्लास्ट है। और क्लोरोप्लास्ट सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है कि इसी क्लोरोप्लास्ट के भीतर में क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। इन तीनों प्रकार के प्लास्टिड में क्लोरोप्लास्ट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और क्लोरोप्लास्ट का महत्व इस कारण से है कि इसी प्लास्टिड के भीतर क्या पाया जाता है? जिस तरह आरबीसी का नाम सुने हैं आप, मानव के ब्लड के आरबीसी के भीतर में जिस तरह हीमोग्लोबिन रहता है, ठीक उसी तरह इस प्लास्टिड के भीतर में क्या रहता है? यानी कि क्लोरोफिल केवल किस प्लास्टिड में रहता है? किस प्लास्टिड में रहता है? क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट में क्लोरोफिल नहीं रहता है। और क्लोरोफिल क्यों महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसका आइडिया आपको होगा ही होगा। क्लोरोफिल के कारण ही पौधा प्रकाश संश्लेषण कर पाते और प्रकाश संश्लेषण ही इस पृथ्वी पर जीवन का आधार है। अगर पौधे प्रकाश संश्लेषण बंद कर दे तो इस वातावरण से ऑक्सीजन गायब हो जाएगा, जंतुओं के भोजन के स्रोत नष्ट हो जाएंगे और इतना कुछ होने के बाद क्या लगता है पृथ्वी पर कोई बचा रहेगा? नहीं बचा रहेगा। तो फोटोसिंथेसिस इस पृथ्वी पर
सिर्फ पौधों में ही होता है, लेकिन पौधे में होने वाले फोटोसिंथेसिस जंतुओं के लिए भी अनिवार्य है। उसके अभाव में जंतु भी इस पृथ्वी पर नहीं रह सकते। यानी कि फोटोसिंथेसिस अगर बंद हो गया तो यह पृथ्वी पर जीवों का जो इतनी बड़ा समुदाय है सब नष्ट हो जाएगा दोस्तों। तो इतने महत्वपूर्ण है ये क्लोरोफिल। अब आइए दोस्तों हम इसके संरचना को देखते हैं, और संरचना मुख्य रूप से हम किसको देखते हैं? बाकी इसकी संरचना उसी तरह की होती है, बस इसके अंदर क्या नहीं रहता है। तो आइए अब प्लास्टिड में आप क्लोरोप्लास्ट के संरचना को समझिए, और क्लोरोप्लास्ट के संरचना को समझ लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि क्लोरोप्लास्ट के भीतर में क्लोरोफिल कहां पर मौजूद है। तो आइए अब प्लास्टिड की संरचना को समझिए, और खासकर किस प्लास्टिड का। बाकी इनकी संरचना समान है, अंतर है कि इसमें क्या नहीं होगा, क्लोरोफिल। एक तो सबसे बड़ी संरचना है, माइटोकॉन्ड्रिया से भी क्या है, बड़ा है। और अब तक जो आप सेल ऑर्गेनल पढ़े हैं दोस्तों, उसमें आप देखे थे कि राइबोसोम के ऊपर कोई झिल्ली और माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर डबल लेयर मेम्ब्रेन था। माइटोकॉन्ड्रिया के तरह प्लास्टिड भी दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया के तरह प्लास्टिड भी आपको डबल लेयर मेम्ब्रेन का बना होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के तरह प्लास्टिड भी आपको कितने लेयर मेम्ब्रेन का बना होता है? डबल लेयर मेम्ब्रेन का बना होता है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। तो माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली की बनी हुई है, प्लास्टिड भी दोहरी झिल्ली की बनी हुई है। अब इस के भीतरी भाग को दोस्तों, इसके भीतर के जो भाग हैं, इसके भीतर के भाग को कहते हैं एस्ट्रोमा कहते हैं। इसके भीतर के भाग को क्या कहते हैं? एस्ट्रोमा कहते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में क्या कहते हैं? एस्ट्रोमा भी कहते हैं हिंदी में। जिस तरह माइटोकॉन्ड्रिया के भीतरी भाग को मैट्रिक्स बोले थे, याद है ना? क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड के भीतरी भाग यानी कि झिल्ली के भीतरी भाग को क्या कहते हैं दोस्तों? एस्ट्रोमा कहते हैं। भीतरी भाग को क्या कहते हैं? एस्ट्रोमा कहते हैं। इसके भीतरी भाग को क्या कहते हैं? एस्ट्रोमा कहते हैं। क्लियर हो गया? पहला बात समझ गए? आपसे सीधा पूछेगा कि हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट के भीतरी गुहा को क्या कहते हैं? अब एस्ट्रोमा भी दोस्तों पूरी तरह से खाली नहीं रहता है। इसके अंदर कोशिका द्रव के समान ही पदार्थ क्या होते हैं? भरे होते हैं। और जिस तरह माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में डीएनए था, आरएनए था, विभिन्न प्रकार के लवण थे, ठीक उसी तरह एस्ट्रोमा में जो तरल पदार्थ रहते हैं, और वह तरल पदार्थ कोशिका द्रव के समान होते हैं। इस एस्ट्रोमा यानी कि क्लोरोप्लास्ट के भीतर भी डीएनए रहता है, आरएनए रहता है, विभिन्न प्रकार के खनिज लवण रहते हैं। अब दोस्तों ध्यान दीजिए कि इस एस्ट्रोमा में जगह जगह पर पतली 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 फाइबर का समान स्ट्रक्चर फैले होते हैं। पतली पतली फाइबर का समान स्ट्रक्चर क्या होते हैं? फैले होते हैं। और ये संरचना जो हम बता रहे हैं ये माइक्रोस्कोप, खासकर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या लाइट माइक्रोस्कोप से दिखता है दोस्तों। तो एस्ट्रोमा में क्या हुआ? पतली पतली धागों की समान ढेर सारी संरचनाएं होती है। और एस्ट्रोमा में जो पतली पतली धागे के समान संरचनाएं होती है, पतली पतली धागे के समान संरचनाएं होती है, इसे हिंदी इंग्लिश दोनों में एस्ट्रोमा लैमेली कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? एस्ट्रोमा लैमेली कहते हैं। धागे की समान संरचना को क्या कहते हैं? एस्ट्रोमा लैमेली कहते हैं। धागे की समान संरचना क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट के भीतरी भाग को क्या कहते हैं? एस्ट्रोमा में धागे की समान जो संरचनाएं रहती है। क्लियर हो गया? बात समझ गए? अब इस एस्ट्रोमा झिल्ली से सटा हुआ, इस एस्ट्रोमा झिल्ली से सटा हुआ, इस एस्ट्रोमा झिल्ली से सटा हुआ एक थैली के समान संरचनाएं होते हैं। किसके समान संरचनाएं? थैली के, एकदम थैली के समान संरचनाएं दोस्तों। ठीक है, थैली के समान संरचनाएं होते हैं। किसके समान संरचनाएं होते हैं? थैली के समान संरचनाएं होते हैं। थैली के समान
सभी स्ट्रोमा लेमली, जितने स्ट्रोमा लेमली है सबसे जुड़ा होता है थैली के समान संरचना। जितने भी स्ट्रोमा लेमली है ना, जितने भी स्ट्रोमा लेमली है ना, सब पर जो थैली के समान संरचना है, इस थैली के समान के संरचना का नाम ही है दोस्तों थैलेक्वाइड। क्या नाम है? थैलेक्वाइड। क्या नाम है दोस्तों? थैलेक्वाइड है। थैलेक्वाइड नाम है इसका। थैली के समान संरचना का क्या नाम है? थैलेक्वाइड है दोस्तों। क्या है? थैलेक्वाइड। हिंदी इंग्लिश दोनों में थैलेक्वाइड। क्लियर हो गया? अब देखिए थैलेक्वाइड, ये जो एक थैली है, ये थैली इसको कहते हैं थैलेक्वाइड। और थैलेक्वाइड क्या रहता है कि एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, इस तरह व्यवस्थित रहते। थैलेक्वाइड स्ट्रोमा लेमली से जो जुड़े रहते हैं वे व्यवस्थित कैसे रहते हैं? तो एक थैलेक्वाइड, फिर उसके ऊपर दूसरा थैलेक्वाइड, फिर उसके ऊपर तीसरा थैलेक्वाइड, फिर उसके ऊपर चौथा थैलेक्वाइड, यानी थैलेक्वाइड के ऊपर थैलेक्वाइड और फिर उसके ऊपर थैलेक्वाइड। जैसे लिट्टी समोसा में प्लेट के ऊपर प्लेट, प्लेट के ऊपर प्लेट, देखे हैं? ठीक उसी तरह थैलेक्वाइड के ऊपर थैलेक्वाइड, थैलेक्वाइड के ऊपर, यानी कि थैलेक्वाइड हमेशा समूह में रहते हैं और स्ट्रोमा लेमली से जुड़े रहते हैं। और थैलेक्वाइड के समूह को क्या कहते हैं? थैलेक्वाइड के समूह को ग्राना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्राना कहा जाता है। इसको ग्रेनम भी आप कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थैलेक्वाइड के समूह को क्या कहा जाता है? ग्राना। और जो दोस्तों ये थैलेक्वाइड का जो थैली देखे हैं, इसी थैली में रहता है क्या? क्लोरोफिल। इसी थैली में क्या रहता है? क्लोरोफिल रहता है। इसी थैली में क्या रहता है? किसी थैली में एक, किसी थैली में ढेर सारे क्लोरोफिल बंद होते हैं। और क्लोरोफिल के गुच्छे को क्वांटासोम कहते हैं। क्लोरोफिल के गुच्छे को क्या कहते हैं? तो क्लोरोफिल नामक जो पिगमेंट है या मॉलिक्यूल्स है, वे इसी थैलेक्वाइड के थैली में बंद रहते हैं। थैलेक्वाइड के थैली में एक क्लोरोफिल भी रह सकता है। क्लोरोफिल एक अणु समान संरचना है दोस्तों, एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स है जो क्लोरोप्लास्ट के भीतर में पाए जाने वाले थैलेक्वाइड थैली के भीतर में रहते हैं। किसी थैलेक्वाइड में एक रहते हैं, किसी थैलेक्वाइड में ढेर सारे रहते हैं। और जब ढेर सारे क्लोरोफिल एक ही जगह है तो उस क्लोरोफिल के गुच्छे को क्या कहते हैं? क्वांटासोम कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? क्वांटासोम कहते हैं। क्लोरोफिल के गुच्छे को क्या कहते हैं? यानी कि अगर थैलेक्वाइड में ढेर सारे क्लोरोफिल एक ही जगह है तो उस ग्रुप को हम क्या कहेंगे? क्वांटासोम कहेंगे। समझ गए दोस्तों? क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड के स्ट्रक्चर को आप समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? एक बार ध्यान दीजिए, माइटोकॉन्ड्रिया के तरह प्लास्टिड और क्लोरोप्लास्ट भी डबल लेयर मेम्ब्रेन से घिरा रहता है। आउटर मेम्ब्रेन और क्लोरोप्लास्ट के भीतरी कैविटी को, भीतरी जगह को क्या कहते हैं? स्ट्रोमा में कोशिका द्रव के समान ही तरल पदार्थ भरे रहते हैं और उन तरल पदार्थ में माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के समान ही डीएनए रहते हैं, आरएनए रहते हैं, विभिन्न प्रकार के खनिज लवण रहते हैं। उसके बाद स्ट्रोमा में धागे के समान या फाइबर के समान जो पतली पतली संरचनाएं रहती है उसे स्ट्रोमा लेमली कहते हैं। स्ट्रोमा लेमली से जुड़े थैली के समान संरचना को क्या कहते हैं? थैलेक्वाइड। जो व्यवस्थित रहते हैं स्ट्रोमा लेमली से जुड़कर, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर, इसी थैलेक्वाइड जो एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक व्यवस्थित है, उस थैलेक्वाइड के समूह को क्या कहते हैं? ग्राना कहते हैं। क्या कहते हैं? और ग्राना के थैलेक्वाइड में या फिर थैलेक्वाइड के थैली में बंद रहता है क्या? क्लोरो एक भी रह सकता है, समूह में रह सकता है। और क्लोरोफिल के समूह को क्या कहेंगे? क्वांटासोम कहेंगे। क्लियर हो गया? समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? तो इसी तरह लिकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट भी इसी तरह का होता है, बस अंतर है कि क्या नहीं होगा?
कोलोफिल नहीं होगा। अब कहिएगा कोलोफिल नहीं होगा थैली में, तब क्या होगा? कुछ नहीं होगा। क्या होगा आगे भी आपको पता चल जाएगा। यानी कि प्लास्टिड की संरचना लगभग समान है, बस कोलोफिल में क्लोरोप्लास्ट में कोलोफिल है, अन्य प्लास्टिड में कोलोफिल। कोई दिक्कत? अब यह प्लास्टिड क्या है? इस प्लास्टिड को कोशिका का किचन रूम कहते हैं दोस्तों। ये कोशिका ये जो प्लास्टिड है यानी क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक है, इसको कोशिका का रसोई घर कहते हैं। क्यों? तो इसी में बंद है क्लोरोफिल और यहीं पर होगा प्रकाश संश्लेषण और यहीं पर बनेगा भोजन। तो हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट क्या सबसे महत्वपूर्ण कार्य यही है कि ये प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस को कंप्लीट करवाता है, जिसके कारण हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रसोई घर कहा जाता है। कोशिका का क्या कहा जाता है दोस्तों? रसोई घर कहा जाता है। क्लियर हो गया? बात समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? अब आइए दोस्तों अगले प्लास्टिड पर चलते हैं। अगले प्लास्टिड पर चले? इस प्लास्टिड को समझ गए? अब अगला प्लास्टिड है। अब ध्यान दिए, एक बात तो समझे नहीं कि हम समझे थे कि पौधे के भिन्न भिन्न भागों के कोशिकाओं में एक तरह के प्लास्टिड नहीं रहते हैं। अब क्लोरोप्लास्ट कहां पर रहते हैं? पौधे के जो भी भाग हरे होते हैं, पौधे के जो भी भाग हरे होते हैं और खासकर पौधे के पत्तियों ही हरे होते हैं। हालांकि तना और शाखाएं जब अपने प्रारंभिक दौर में रहते हैं तो वो भी क्या होते हैं? हरे होते हैं। फूल जब अपने प्रारंभिक दौर यानी कली अवस्था में होते हैं तो वो भी क्या होते हैं? हरे होते हैं। फल भी जब अपने प्रारंभिक दौर में होता है यानी कि छोटे होते हैं, वे भी क्या होते हैं? तो जो भी हरा है, पौधे का जो भी भाग हरा है, समझ जाइए कि उन भागों के कोशिका में क्लोरोप्लास्ट मौजूद है और वहां पर प्रकाश संश्लेषण हो रहा है। फल हरा है तो उसके कोशिका में क्लोरोप्लास्ट, फूल कली अवस्था में है तो उसके कोशिका में क्लोरोप्लास्ट। लेकिन अगर क्लोरोप्लास्ट मुख्य रूप से बात करें तो आप जानते हैं कि पत्तियां ही पौधे के मुख्य रूप से हरे होते हैं। यानी कि क्लोरोप्लास्ट जो है दोस्तों, क्लोरोप्लास्ट जो है वह आपको क्लोरोप्लास्ट जो है यह मुख्य रूप से कहां पाया जाता है? पत्तियों के कोशिका में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? पत्तियों के कोशिका में पाया जाता है। कहां पाया जाता है दोस्तों? क्लियर हो गया? समझ गए? अब कोई भी प्रश्न पूछेगा, कोई दिक्कत? क्लोरोफिल के समूह को क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहां पर पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड के भीतरी गुहा को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? एस्ट्रोमा कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहां पर संपन्न होती है? कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं? आइए दोस्तों अगला पर चलते हैं। अगला जो प्लास्टिड है वो है क्रोमोप्लास्ट। पौधे में हरे रंग के अतिरिक्त, पौधे में हरे रंग के अतिरिक्त दोस्तों, ठीक है, पौधे में हरे रंग के अतिरिक्त अन्य भी कई रंग होते हैं कि नहीं होते? जैसे फल पककर पीला तो होता ही होता है, गाजर का रंग लाल होता ही होता है, या कई सजावटी वृक्ष आप देखे होंगे जिसमें कभी फूल नहीं खिलते हैं। देखे ऐसे बहुत घरों में लगाए जाने वाले सजावटी पौधे में कभी फूल नहीं खिलते हैं, लेकिन उसके पत्ते ही इतने आकर्षक रंगों को लिए होते हैं कि लोग उसे बड़े शौक से लगाते हैं। तो उनमें कई सारे रंग होते हैं। पौधों में हरे रंग के अतिरिक्त, पौधे में हरे रंग के अतिरिक्त अन्य जितने भी रंग होते हैं सबके लिए कौन जिम्मेदार होते हैं? क्रोमोप्लास्ट। पौधे में हरे रंग के अतिरिक्त अगर कहीं पर पीला रंग है, जैसे फल पक गया, आम पक गया, पीला हो गया, क्यों? तो आम के कोशिका में अब कौन सा प्लास्टिड आ गया है? क्रोमोप्लास्ट।
तो क्रोमोप्लास्ट की संरचना क्लोरोप्लास्ट की संरचना के समान ही है दोस्तों, बस उसमें क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं है। और इस क्रोमोप्लास्ट का काम होता है पौधे में हरे रंग के अतिरिक्त अन्य सभी रंग प्रदान करना। और क्रोमोप्लास्ट भी कोई एक तरह का नहीं होता है, कुछ क्रोमोप्लास्ट पीले रंग प्रदान करते हैं, कुछ क्रोमोप्लास्ट लाल रंग प्रदान करते हैं, कुछ क्रोमोप्लास्ट कोई अन्य रंग प्रदान करते हैं। और जो प्रमुख क्रोमोप्लास्ट है देखिए आपके नोट में दिया हुआ है, एक बार नजर दोहराइए तो। अरे दोस्तों अब देखिए यहां से प्रश्न पूछा जाता है, जैसे पूछेगा कि गाजर का लाल रंग किसके कारण है, वो कैरोटीन क्या है, क्रोमोप्लास्ट। सेब का लाल रंग किसके कारण, एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन क्या है, क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, एंथोसाइनिन क्या है, क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, तो दोस्तों हरे रंग के अतिरिक्त पौधे में कोई अन्य रंग है तो उस भाग के कोशिका में क्या मौजूद है। और जो प्रमुख क्रोमोप्लास्ट है उसको आप याद कर लीजिएगा और कोई दिक्कत नहीं होगा। पपीता का पीला रंग के लिए कौन सा क्रोमोप्लास्ट जिम्मेदार है, कैरिका जैंथिन जिम्मेदार है। गाजर में लाल रंग के लिए कैरोटीन जिम्मेदार। दिए कैरोटीन, जैंथोफिल, कैरिका जैंथिन, ये सारे के सारे क्या है, क्रोमोप्लास्ट। कोई दिक्कत, समझ गए बात को। तो क्लोरोप्लास्ट समझ गए, क्रोमोप्लास्ट समझ गए। अब आइए दोस्तों नए प्लास्टिड ल्यूकोप्लास्ट पर। ल्यूकोप्लास्ट पौधे के उन भागों के कोशिकाओं में मौजूद होता है, ध्यान दीजिएगा। ल्यूकोप्लास्ट पौधे के उन भागों के कोशिका में मौजूद रहता है जो भाग सूर्य के प्रकाश से क्या है, दूर है। जो भाग सूर्य के प्रकाश से क्या है, दूर है। जो भाग सूर्य के प्रकाश से क्या है, पौधे के वे भाग जो सूर्य के प्रकाश से हमेशा वंचित रहते हैं। पौधे के वे भाग जो हमेशा सूर्य के प्रकाश से वंचित रहते हैं, उन भागों के कोशिकाओं में कौन सा प्लास्टिड रहता है। और सूर्य के प्रकाश से वंचित रहते हैं कौन, जड़ और कौन, भूमिगत तना। दोस्तों तना पौधे के ऊपरी भाग में होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पौधे हैं जिसके तना भूमि के अंदर होते हैं। उदाहरण के लिए आप आलू के बारे में जानते होंगे, प्याज के बारे में जानते होंगे। ये दोस्तों तना है, ये दोस्तों क्या है, तना है। और ये तना क्यों है तो इसको समझने के लिए आगे एक पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ है, जो हम समझेंगे कि आलू तना क्यों है। तो जो भी आप जानते हैं कि भूमिगत जो तना होते हैं वो भी प्रकाश से क्या होते हैं, वंचित होते हैं। और जड़ तो होते ही होते हैं। यानी कि ल्यूकोप्लास्ट मुख्य रूप से किन भागों के कोशिकाओं में मौजूद होगा। और ल्यूकोप्लास्ट का काम होता है भोजन का क्या करना, संग्रह करना। भोजन का क्या करना, संग्रह करना। आप जानते हैं कि पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनाते हैं, और पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा इतने भोजन बनाते हैं कि उसका 10% भी अपने लिए वे उपयोग नहीं कर पाते। यानी कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो ग्लूकोज बनता है, अर्थात जो भोजन तैयार होता है, उसका बहुत कम भाग ही पौधे अपने लिए उपयोग कर पाते हैं। अब आप कहिएगा पौधे इतने कम उपयोग क्यों करते हैं, जरूरत ही नहीं है पौधे को। पौधे को क्या एक जगह खड़ा रहना है, मस्ती से प्रकाश संश्लेषण करना, और कुछ करना है, कुछ नहीं करना है दोस्तों। बहुत चीज का अभाव है दोस्तों। तो पौधे की जीवन प्रक्रिया ही कुछ इस तरह है कि उन्हें जीने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए ही नहीं। जंतु को ढेर कार्य करना है, मार करना है, ठीक है, लोहा लेना है, ये करना है, वो करना है, ठीक है, दिस दैट, कितना काम है दोस्तों। इन सब कारणों से पौधे मुक्त है कि मुक्त है। बगल का पौधा काट दीजिए फिर भी बगल के पौधे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपना मस्ती से प्रकाश संश्लेषण कर रहा है।
तो पौधों की जीवन प्रक्रिया ही कुछ ऐसी है कि उन्हें भोजन की या ऊर्जा की उतनी आवश्यकता है ही नहीं, लेकिन खाना भर दिन बनते रहता है। जब तक सूरज का प्रकाश है, फोटोसिंथेसिस स्टार्ट है, ग्लूकोज बन रहा है बन रहा है बन रहा है, यूज है ही नहीं, तो वो क्या होगा, वो जमा होगा। कहां जमा होगा? ल्यूकोप्लास्ट। तो ल्यूकोप्लास्ट का काम है दोस्तों भोजन का संग्रह करना। अब भोजन का संग्रह करना इसलिए जरूरी है कि ढेर सारे भोजन बनते हैं, यानी कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जितने भोजन बनते हैं उसका 90% जंतु उपयोग करते हैं। आप जो आलू खाते हैं, आलू में कार्बोहाइड्रेट रहता है। कहां से आ गया आलू में कार्बोहाइड्रेट? आलू के कोशिकाओं में क्या है? पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो ग्लूकोज बनाया वे आलू की कोशिका में स्टार्च के रूप में जाकर संचित हो गया। अब वो पौधा को जरूरत ही नहीं है उसका, तो आप निकाल लिया और खा रहे हैं। यानी कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान न सिर्फ पौधों की भोजन की व्यवस्था होती है, बल्कि अप्रत्यक्ष तरीके से जंतु की भी भोजन की व्यवस्था किसके द्वारा होती है? तो ल्यूकोप्लास्ट का क्या काम है? भोजन का। अब भोजन का संग्रह क्यों होता है आप समझ ही रहे हैं। और ल्यूकोप्लास्ट भी अलग अलग टाइप के होते हैं। कुछ ल्यूकोप्लास्ट प्रोटीन का संग्रह करते हैं, कुछ ल्यूकोप्लास्ट स्टार्च का संग्रह करते हैं, कुछ ल्यूकोप्लास्ट वसा का संग्रह करते हैं। तो कुछ ल्यूकोप्लास्ट जो है दोस्तों स्टार्च का संग्रह करता है, ठीक है। कुछ ल्यूकोप्लास्ट किसका संग्रह करता है? प्रोटीन का संग्रह करता है। कुछ ल्यूकोप्लास्ट किसका संग्रह करता है? वसा का संग्रह करता है। क्लियर है बात, समझ गए ना। और कौन स्टार्च का संग्रह करता है, कौन प्रोटीन का संग्रह करता है, कौन वसा का संग्रह करता है? देखिए, स्टार्च का संग्रह करने वाले एमाइलोप्लास्ट हैं। एमाइलोप्लास्ट वो ल्यूकोप्लास्ट है जो किसका संग्रह करता है? प्रोटीन का प्रोटीनोप्लास्ट, ठीक है, प्रोटीनो। अब प्रोटीन का संग्रह करने वाला एक और है एल्यूरोप्लास्ट, और वसा का संग्रह करने वाला एलायोप्लास्ट। तो आप मुख्यतः 4 ल्यूकोप्लास्ट का नाम याद रखिए, इससे ज्यादा पूछ नहीं सकता है क्योंकि इससे ज्यादा किताब में है नहीं दोस्तों। एमाइलोप्लास्ट किसका संग्रह करता है? स्टार्च का संग्रह करता है। प्रोटीनोप्लास्ट किसका संग्रह करता है? प्रोटीन का। एल्यूरोप्लास्ट किसका करता है? एलायोप्लास्ट किसका करता है? बस प्लास्टिक क्लियर हो गया। क्लोरोप्लास्ट का काम है प्रकाश संश्लेषण करवाना, जिसके कारण क्लोरोप्लास्ट को पौधा का रसोई घर कहा जाता है। क्रोमोप्लास्ट का काम है हरे रंग के अतिरिक्त पौधों को अन्य रंग प्रदान करना, फलों को पीला रंग प्रदान करना, टमाटर को लाल रंग प्रदान करना, इत्यादि इत्यादि। और ल्यूकोप्लास्ट का काम है भोजन का। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। और सभी प्लास्टिड एक दूसरे में क्या हो सकते हैं? बदल सकते हैं। टमाटर जब फला था तब उसके कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट था और वहां पर प्रकाश संश्लेषण हो रहा था। लेकिन जैसे 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 टमाटर परिपक्व होता गया, उसके कोशिकाओं का क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में बदल गया, और वह क्रोमोप्लास्ट लाइकोपीन था जो टमाटर को सुर्ख लाल बना दिया। क्लियर हो गया ना। यानी सब प्लास्टिड अपने अपने एक दूसरे में बदल सकते हैं कार्य के अनुरूप। आप देखिए कि कोई तना, आप इसको आप प्रयोग से, जैसे नींबू के पौधे के तना जमीन के काफी नजदीक रहते, नींबू के तने जिसमें हरे हैं उसको आप मिट्टी के अंदर गाड़ दीजिए, यानी सूरज से दूर कर दीजिए। कुछ दिन के बाद देखिएगा कि उसका रंग परिवर्तित हो गया। क्यों परिवर्तित हो गया? पहले क्लोरोप्लास्ट था, अब कुछ और प्लास्ट में बदल गया, ल्यूकोप्लास्ट में कन्वर्ट हो। दूब घास जो हरी होती है उस पर ईटा डाल दीजिए, अब 15 दिन के बाद ईटा उठाइए, देखिए दूब घास जो है हरा के बदले क्या हो गया? क्यों हो गया? वे सूरज के प्रकाश से वंचित हो गया। अब वहां पर प्रकाश संश्लेषण की जरूरत नहीं रह गई, उसका क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में बदल गया, इसलिए वो हरा क्या हो गया? पीला हो गया। तो सारे प्लास्टिड एक से दूसरे में बदल सकते हैं आवश्यकता के अनुरूप। प्लास्टिड क्लियर है? आइए दोस्तों अगला सेल ऑर्गेनल पर आते हैं। अगला सेल ऑर्गेनल क्या है? सेंट्रोसोम। हालांकि इसको हिंदी में तारक काय कहते हैं,
लेकिन आप सेंट्रोसोम ही रखिए याद। तारक का है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम की एक खास विशेषता क्या है? ठीक है, सेंट्रोसोम की खास विशेषता क्या है कि ये प्लांट सेल में नहीं पाया जाता, ये केवल किस में? एनिमल सेल में पाया जाता है। फिर दोस्तों ध्यान रखिएगा कि पौधे और जंतु के कोशिका में कोई बड़ा अंतर नहीं है, लगभग लगभग समान है। कुछ संरचनाओं को लेकर ही अंतर है। अभी तुरंत पढ़े कि प्लास्टिड जो था वह पौधे में था, जंतु में। अब सेंट्रोसोम यह एनिमल में है लेकिन प्लांट में। तो सेंट्रोसोम एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो एनिमल सेल में पाए जाते हैं लेकिन प्लांट सेल में नहीं पाए जाते। और अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से सेंट्रोसोम को देखा जाए तो बेलन के समान दिखाई पड़ता है, बेलन के समान, लेकिन हूबहू बेलन के समान दिखाई नहीं पड़ता है। अगर इसे हम देखें देख रहे हैं, कुछ इसी तरह दिखाई पड़ता है दोस्तों। अगर सेंट्रोसोम को आप देखिएगा तो कुछ इस तरह आपको दिखाई पड़ेगा। और यहां पर दो घनाकार संरचनाएं दोस्तों, और इसको हम कह सकते बेलन के समान तो नहीं है लेकिन लगभग लगभग दोस्तों है। ठीक है, लगभग लगभग है। ठीक है, इसके चारों ओर इस तरह से एकदम स्ट्रक्चर फैला होता है। तो अगर सेंट्रोसोम को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से आप देखिएगा, सेंट्रोसोम को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखिएगा, कुछ इस तरह दिखाई पड़ते, यानी कि इस कह सकते हैं बेलन के समान दिखाई पड़ते। और इसके दोनों छोरों पर ये जो फाइबर के समान, रेशे के समान संरचना निकला हुआ है, इसे एस्ट्रल रेज कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्ट्रल रेज कहते हैं। सेंट्रोसोम के दोनों किनारे पर फाइबर के समान संरचनाएं निकली रहती है, उसे क्या कहते दोस्तों? और दोनों तरफ, सेंट्रोसोम के दोनों तरफ दो घनाकार या गोलाकार संरचनाएं रहती है, बाएं तरफ भी। और सेंट्रोसोम के भीतर जो गोलाकार या फिर घनाकार दो संरचनाएं मौजूद होती है, तो चार हो गया, इसको कहते हैं सेंट्रियोल। क्या कहते हैं? यानी सेंट्रोसोम के भीतर सेंट्रियोल है, सेंट्रोसोम के भीतर सेंट्रियोल है। अब एक बात ध्यान दीजिए, आप देख लिए कि सेंट्रोसोम पौधों में है, जंतु में नहीं है। देख लिए कि देख लिए? नहीं देखे जी, जंतु में है, पौधों में नहीं है। ध्यान बना के रखिए, सेंट्रोसोम पौधों के कोशिका में नहीं पाए जाते हैं, केवल किसके कोशिका में? और सेंट्रोसोम के भीतर जो दो गोलाकार घनाकार संरचना रहती है उसे क्या कहते हैं? अब जब सेंट्रोसोम पौधा में नहीं है तो सेंट्रियोल होगा। परीक्षा में एक बार पूछा था कि सेंट्रियोल पाया जाता है कि सेंट्रियोल पौधे में पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है? तो बिल्कुल नहीं पाया जाता। क्यों नहीं? तो सेंट्रोसोम ही नहीं पाया जाता। और सेंट्रियोल किसका भाग है? सेंट्रोसोम का भाग है। अब सेंट्रोसोम का क्या काम है दोस्तों? इसका काम है कोशिका विभाजन में मदद करना। क्या काम है? कोशिका विभाजन में क्या करना? मदद करना। इसका क्या काम है दोस्तों? कोशिका विभाजन में मदद करना। अब कोशिका विभाजन क्या बताए थे कि नए कोशिका के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कोशिका विभाजन। पुराने कोशिका, सबसे पहले बिरचों ने पता लगाया था कि पुराने कोशिका से ही क्या बनता है?
तो पुराने कोशिका से नए कोशिका के निर्माण को कोशिका विभाजन या सेल डिवीजन कहा जाता है और सेंट्रोसोम का काम है सेल डिवीजन में मदद करना। यह केवल जंतु के कोशिका में पाया जाता है और जंतु को कोशिका को विभाजित होने में या नए कोशिका बनने में क्या करता है, मदद करता है। तो सेंट्रोसोम के बारे में यही याद रखना है कि यह कोशिका विभाजन में मदद करता है। अब ध्यान दीजिए कि ये तो पौधे के कोशिका में नहीं पाए जाते, फिर आपको लगेगा कि पौधे के कोशिका में कोशिका विभाजन कैसे होता होगा। तो सेंट्रोसोम का काम कोशिका विभाजन करवाना नहीं है बल्कि कोशिका विभाजन में मदद करना है। और याद कीजिए, सेल थ्योरी याद है, भूल गए? भूलना भी जरूरी है दोस्तों, ठीक है, नहीं तो सब कुछ यादें रह जाएगा। मान लीजिए जितना चीज आप पढ़ते हैं गड़बड़ गड़बड़ सोचते होंगे, सब कुछ यादें रह जाए, क्या होगा, दिमाग ब्लास्ट कर जाएगा। नहीं, अगर मान लीजिए ईश्वर या प्रकृति लोगों को भूलने की क्षमता न प्रदान करता तो मानव का आज क्या हाल होता, पागल हो जाता ना, एकदम एकदम पागल हो जाता। भारत का हर शहर रांची बना रहता, नहीं बना रहता। तो दोस्तों एक बड़ी समस्या होती है कि हम भूल गए। दोस्तों भूलना जरूरी है, सब कुछ याद रहेगा, आप पागल हो जाइएगा। लेकिन बनना है दरोगा तो जो चीज नहीं भूलना चाहिए उसको नहीं भूल जाना है, और उसको अगर भूल गए हैं तो फिर से याद करना। सेल थ्योरी आप भूल गए तो याद कर लीजिएगा। तो सेल थ्योरी का चौथा बात यह था कि कोशिका विभाजन की प्रक्रिया जिस भी तरह से हो, हालांकि सेल थ्योरी क्लियर नहीं किया था, सेल थ्योरी से कोशिका विभाजन की प्रक्रिया स्पष्ट नहीं हुई थी, लेकिन इतना सेल थ्योरी में कह दिया था स्लाइडेन और स्वान ने कि कोशिका विभाजन की प्रक्रिया जिस भी कारण से होता हो उसमें न्यूक्लियस की भूमिका प्रमुख होती है। यानी कि कोशिका विभाजन मुख्य रूप से कोशिका का केंद्रक यानी न्यूक्लियस करता है। सेंट्रोसोम का काम है सिर्फ सहयोग करना। बात समझ गए ना? तो पौधों के कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं पाए जाते हैं तो क्या पौधों में कोशिका विभाजन नहीं होगा? बिल्कुल होगा। सेंट्रोसोम का काम कोशिका विभाजन करवाना नहीं है बल्कि कोशिका विभाजन की प्रक्रिया में क्या करना है? मदद करना है। क्या करना है? क्लियर हो गया दोस्तों? याद कीजिए जितने भी सेल ऑर्गेनल थे ना उसको हम दो भागों में बांटे थे, ऑर्गेनॉइड और मेटा। सजीव संरचना को ऑर्गेनॉइड और मेटाप्लास्ट को क्या बोले थे? सारे ऑर्गेनॉइड हो चुका है। आइए एक नए सेल ऑर्गेनल की बात करते हैं। और सेंट्रोसोम का नामकरण किसने किया? देखिए पढ़िए, टी। आइए दोस्तों अगली जो संरचना है वह है कौन? रसधानी, इंग्लिश में कहते हैं वैक्यूल। और यह एक मेटाप्लास्ट स्ट्रक्चर है, मेटाप्लास्ट स्ट्रक्चर है। यानी कि यह कैसी संरचनाएं हैं? निर्जीव, यानी इसमें विभाजन अर्थात नए बनने की क्षमता नहीं है। यह टूट फूट जाए तो मरम्मत करने की इसमें क्षमता नहीं है, इसमें ग्रोथ करने की क्षमता नहीं है। यह मेटाप्लास्ट संरचनाएं। और वैक्यूल्स पौधे के कोशिका द्रव्य में थैली के समान संरचनाओं के रूप में रहता है। थैली के समान तीन संरचना हो गया, एक राइबोसोम, एक लाइसोसोम और ये क्या? वैक्यूल। तीनों थैलियन था, लेकिन राइबोसोम की थैली बहुत छोटी झिल्ली विहीन, लाइसोसोम की थैली बहुरूपता को दर्शाता है, और वैक्यूल की थैली जो है मुख्य रूप से पौधे में ही पाया जाता है। मुख्य रूप से किस में पाया जाता है? पौधे में पाया जाता है, प्लांट में पाया जाता है। तो वैक्यूल जो है, जो एक मेटाप्लास्ट संरचना है दोस्तों, यह केवल पौधे के कोशिका में पाया जाता है, एनिमल के कोशिका में पाया जाता है लेकिन बहुत कम। एनिमल में बहुत कम पाया जाता है, अधिकांश नहीं पाया जाता, अधिकांश नहीं पाया जाता है।
अगर पाया भी जाता है एनिमल के सेल में वैक्यूल, तो उसकी आकृति बहुत छोटी होती है, बहुत छोटी होती है। तो वैक्यूल्स एक मेटाप्लास्ट संरचनाएं हैं जो थैली के समान होते हैं और मुख्य रूप से पौधे के कोशिका में पाए जाते हैं। और यह झिल्ली युक्त संरचनाएं हैं दोस्तों। एकमात्र अंगक राइबोसोम ही था जिसके ऊपर कोई झिल्ली नहीं थी। यह भी झिल्ली युक्त संरचना है। और सबसे बड़ी विशेषता क्या है वैक्यूल्स के झिल्ली को जानते हैं? वैक्यूल्स के झिल्ली कोशिका झिल्ली के समान ही क्या होता है? सेमी परमेबल होता है। ठीक है, क्या होता है? इसलिए वैज्ञानिक ने वैक्यूल के झिल्ली को एक विशेष नाम दिया है, उसका नाम है टोनोप्लास्ट। तो वैक्यूल मेटाप्लास्ट संरचना है, लेकिन इसका कार्य और इसकी संरचना बड़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो वैक्यूल्स थैली समान संरचनाएं हैं, झिल्ली युक्त संरचनाएं हैं, और इसकी झिल्ली कोशिका झिल्ली के समान ही क्या होता है? सेमी परमेबल होता है, अर्ध पारगम होता है। और इसके झिल्ली को क्या नाम दिया गया है? टोनोप्लास्ट। यानी टोनोप्लास्ट क्या है? तो वैक्यूल की झिल्ली है। या वैक्यूल की झिल्ली का क्या नाम है? टोनोप्लास्ट। तो अब तक कोशिका में दो ही चीज अर्ध पारगम मिला है, एक कोशिका का कोशिका झिल्ली और दूसरा वैक्यूल का टोनोप्लास्ट। इसके अलावे अर्ध पारगम झिल्ली यानी कि सेमी परमेबल नहीं मिलता है हमें कहीं। क्लियर है बात? समझ चुके हैं? अब आइए दोस्तों इनके कार्यों को समझते हैं। संरचना और विशेष बात जो थी वो आप समझ चुके हैं कि वैक्यूल मुख्यतः कहां पाए जाते हैं? एनिमल में जो पाए जाते हैं काफी छोटे होते हैं या नहीं पाए जाते हैं। और इसकी झिल्ली कोशिका झिल्ली के समान ही क्या होता है? अर्ध पारगम होता है, जिसे क्या कहा जाता है? टोनो। आइए इसके कार्य क्या? कार्य दोस्तों पौधे में इसका अलग कार्य है, जंतु में इसका अलग कार्य। वैक्यूल्स मुख्य रूप से प्लांट में पाए जाते हैं। तो प्लांट के जो वैक्यूल होते हैं उसके अंदर तरल पदार्थ भरे रहते हैं। ठीक है, पौधे के कोशिका में जो वैक्यूल रहते हैं बड़े बड़े रहते हैं, बड़े बड़े। कभी कभी तो अगर आप पौधे के कोशिका को माइक्रोस्कोप से देखिएगा तो पौधे के कोशिका के 90% भाग में केवल आपको क्या क्या दिखाई पड़ेगा? वैक्यूल ही दिखाई पड़ेगा, इतने बड़े बड़े होते हैं। तो पौधे के जो वैक्यूल्स होते हैं दोस्तों काफी बड़े होते हैं। कभी कभी ये पौधे के कोशिका के 90% जगह को छेक लेते हैं। और पौधे के वैक्यूल के भीतर तरल पदार्थ भरे रहते हैं, जिसे कहते हैं सेल सैप कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल सैप कहते हैं, सेल सैप। और इस सेल सैप का काम होता है जीव द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म का निर्माण करना। किसका निर्माण करना? प्रोटोप्लाज्म का। यानी कि पौधे के कोशिका के रसधानी या वैक्यूल्स के भीतर जो सेल सैप भरे पड़े रहते हैं वे जीव द्रव्य का निर्माण करते हैं। और दोस्तों ऐसा इसलिए जरूरी है कि एक बात तो आप जानते होंगे कि पौधों में जंतुओं की तुलना में काफी तेज वृद्धि होती है। ये बात आप जानते हैं कि नहीं? आप महसूस भी किए होंगे कि जंतु जब तक खड़ा होने की स्थिति में होता है तब तक पेड़ पौधा वृद्धि करके घर के ऊपर निकल जाता है। तो ये आप जान रहे हैं कि जंतु के तुलना में पौधों में वृद्धि काफी तेजी से होती है। कदम के पौधे, बांस के पौधे तो ऐसे हैं जिसके वृद्धि को आप महसूस करते। बच्चों में आप देखे होंगे, बच्चे में जब कदम का पेड़ देखे हैं ना, बिल्कुल हर एक गांव में रहते हैं। ऐसा कोई गांव नहीं जहां कदम का पेड़ नहीं होगा। हो सकता है? नहीं, कदम का पेड़ नहीं तो हो सकता गांव का दर्जा ही छीन लिया जाए, टोला का दर्जा दे दिया जाए। ठीक है, नहीं कदम के पेड़ के साथ है कि एकदम हर एक गांव में रहेगा। ठीक है, बहुत बहुत गांव तो ऐसे हम गए हैं जहां हर आदमी के दरवाजे पर कदम का पेड़ लगा हुआ है। ठीक है, अब वो कदम के पेड़ काफी तेज बढ़ते हैं, इतने तेज कि किसानों को समय समय पर काटना छांटना पड़ता है। नहीं काटेगा छोटेगा तो कदम इतनी वृद्धि करती है कि खुद गिर जाएगा अपने वृद्धि से।
वैसे कई और पौधों को समय समय पर काटना छांटना पड़ता है क्योंकि उसकी वृद्धि काफी तेज होती है। तो अगर पौधे में काफी तेज वृद्धि होती है तो इसका क्या करें? इसका कारण है कि पौधे में कोशिका विभाजन काफी तेजी से होता है, क्योंकि वृद्धि नए नए कोशिका बनने से होगा दोस्तों। चाहे जंतु की ग्रोथ की बात कर लीजिए, चाहे पौधे की ग्रोथ की बात कर लीजिए, ग्रोथ तब होगा जब नए नए कोशिका बनेगा, और नए नए कोशिका तब बनेगा जब कोशिका विभाजन होगा। यानी कि पौधों में जंतुओं की तुलना में काफी तेज ग्रोथ होता है। इसका मतलब है कि पौधों में जंतुओं की तुलना में काफी तेज कोशिका विभाजन होता है, और काफी तेज कोशिका विभाजन होने के कारण ढेर सारे कोशिकाएं बनते हैं तेजी, और ढेर सारे कोशिकाएं तेजी बनेगा। उसके लिए क्या व्यवस्था करना है? जीव द्रव का। और यही व्यवस्था कौन करता है? वैक्यूल का सेल से। लेकिन जंतु किसकी जरूरत नहीं है? क्या जी? जंतुओं में वृद्धि काफी धीमी गति से होती है, और वो भी कुछ वर्षों तक ही। एक खास आयु होने के बाद वृद्धि होती नहीं है, बल्कि वृद्धि क्या होने लगती है? यानी कि जितने तेजी से कोशिका बनता है पौधे में, उसके काफी कम गति से जंतुओं में बनते हैं। और पौधे की वृद्धि और जंतु की वृद्धि में एक और अंतर है कि पौधे में जीवन पर्यंत वृद्धि होती है। 70 साल का आम का पेड़ है, बूढ़ा होगा, काट दीजिए, अब फिर नया कोपल निकलेगा, फिर नया बनेगा, कहेगा आप कह सकते कि हम ही लगाए हैं, जबकि लगाया है मेन पर आपके दादाजी ने। ऐसा क्यों? ग्रोथ का ही परिणाम है, इतनी तेजी से ग्रोथ होती है। तो यानी कि पौधे में न सिर्फ तेज वृद्धि होती है, बल्कि जीवन पर्यंत वृद्धि होती है। लेकिन जंतु में काफी धीमी गति से वृद्धि होती है, वो भी एक खास आयु तक, उसके बाद वृद्धि घटने लगती है। तो जो काम वैक्यूल पौधे में करते हैं वो काम उसे एनिमल में करने की जरूरत ही नहीं है, और एनिमल में वैक्यूल रहते भी नहीं है। लेकिन अगर है तो काफी छोटे होते हैं, और उसका काम क्या होता है? उसका काम होता है जल संतुलन को बनाए रखना। जल संतुलन को बनाए रखना। एनिमल के सेल में वैक्यूल क्या काम करते हैं दोस्तों? जल संतुलन को बनाए रखते हैं। और जंतु में जल संतुलन बनाए रखना भी ज्यादा जरूरी नहीं है। जब भी जल की कमी होगी शरीर में, आपको प्यास लग जाएगा, पानी पी लीजिएगा। तो इसीलिए अगर यह वैक्यूल नहीं रहेगा तो जन संतुलन नहीं बनेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। जंतुओं को उसको खुद जन संतुलन बनाए रखने की आदत हो जाती है। मतलब शरीर में जब 10% ही जल की कमी हो तो तेज प्यास का आभास होने लगता है, और हम पानी पीकर जल को संतुलित कर लेते। क्लियर हो गया? सेल ऑर्गेनल समाप्त हो चुका है। क्या ये सारे सेल ऑर्गेनल समझे कि नहीं समझे? कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। लेकिन ध्यान दीजिए, तो हम लोग अंतःप्रद्रवी जालिका से शुरू किए थे और वैक्यूल पर आकर खत्म हो चुका है हमारा सभी महत्वपूर्ण सेल ऑर्गेनल। सभी महत्वपूर्ण सेल ऑर्गेनल हमारा वैक्यूल पर आकर समाप्त हो चुका है। लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिए दोस्तों, वर्तमान समय को वैज्ञानिक युग कहा जाता है। अभी जो आधुनिक दौर चल रहा है, हालांकि इन्हें कई और तरीकों से बोला जाता है। जैसे आधुनिक दौर को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी का जमाना भी कहा जाता है। आधुनिक समय को, ठीक है, डाटा का दुनिया कहा जाता है, वर्ल्ड ऑफ डाटा। डाटा मतलब कंप्यूटर डाटा। लेकिन आधुनिक समय को वैज्ञानिक युग भी कहा जाता है। और आपको बताए थे कि कोशिका के बारे में आज भी समस्त जानकारी बाहर नहीं आई है। आज भी कोशिकाओं के संबंध में रिसर्च हो रहे हैं, और ऐसा कोई विकासशील और विकसित देश नहीं है जहां पर कोशिकाओं से संबंधित रिसर्च सेंटर ना खुले हो। जो अल्प विकसित देश है उनके पास इतने संसाधन ही नहीं होते हैं कि वे रिसर्च सेंटर खोल सके। लेकिन वर्तमान में ऐसा कोई विकासशील एवं विकसित देश नहीं है जो कोशिकाओं का अध्ययन करने के लिए रिसर्च सेंटर ना खोले हो। तो लगातार आज भी सेल के संबंध में रिसर्च हो रहे हैं। और ये जो अब तक आप पढ़े हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से लेकर वैक्यूल तक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से लेकर वैक्यूल तक, ये तो दोस्तों महत्वपूर्ण संरचना थी।
और भी कुछ संरचनाओं को खोजा गया है, लेकिन वे उतने महत्वपूर्ण नहीं है। तो इन सब सेल ऑर्गेनल के अलावे वैज्ञानिकों ने जीव वैज्ञानिकों ने कुछ नवीन संरचनाओं को खोजा है, और ऐसे कुछ नवीन संरचनाएं आपके नोट्स में दिया होगा। एक बार नजर दोहराइए तो आप दोहरा रहे हैं नजार। पहला होगा एस्फिरोसोम, ये वसा का संश्लेषण करता है। इसमें जितना दिया हुआ है ना बस उतना ही पढ़ लेना। एस्फिरोसोम वसा का निर्माण और संग्रह कहा जाता है, लेकिन इसको एक दूसरा नाम भी कहा जाता है, प्लांट का लाइसोसोम। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि प्लांट का लाइसोसोम किसे कहा जाता है, तो एस्फिरोसोम को। आकार जिसका है वसा का निर्माण और संग्रह करना। दूसरा है पर ऑक्सीसोम, पर ऑक्सीसोम, इसका काम है श्वसन में मदद करना, प्रकाशीय श्वसन में मदद करना, श्वसन में मदद करना, और यह हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का निर्माण करवाता है। कोशिका के अंदर पर ऑक्सीसोम किसका निर्माण कर सकता है? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का निर्माण कर सकता है। तीसरा है साइटोस्केलेटन, साइटोस्केलेटन, इसका नाम ही दोस्तों लगा हुआ क्या? स्केलेटन। और साइटोस्केलेटन के बारे में अनुमान लगाया जा रहा है कि यह अंतःप्रद्रवी जालिका का टूटा हुआ भाग है। अंतःप्रद्रवी जालिका पढ़े थे ना, ईआर, जो काफी बड़े बड़े थे, नलियों का महीन जाल थे। तो साइटोस्केलेटन जो है ये एकदम प्रोटीन की बनी संरचना है जो पूरे कोशिका द्रव्य में रहता है। और वैज्ञानिकों का ऐसा अनुमान है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतःप्रद्रवी जालिका का कुछ भाग टूट जाता है, वही भाग साइटोस्केलेटन के रूप में पड़ा रहता है। लेकिन फिर भी अभी तक इसके प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिले हैं वैज्ञानिकों को कि ये अंतःप्रद्रवी जालिका का ही टूटा भाग है। तो इसका नाम ये साइटोस्केलेटन यानी कि आकृति बनाए रखने में क्या करेगा? मदद करेगा। चौथा है आपको क्या? माइक्रोट्यूबल्स। माइक्रोट्यूबल्स, इसका नाम ये ट्यूबल्स यानी कि नलिकाकार संरचना है, और ये कोशिका को गति कराने में सहायता करता है। क्या कराने में? अब आपके कोशिका गति भी करता है, बिल्कुल। एक कोश के जीव जो होते हैं वो गति करते हैं कि नहीं करते हैं? तो गति कराने में सहायता करते हैं कौन? माइक्रोट्यूबल्स। तो जो नवीन संरचनाएं खोजी गई है उसमें यही चार प्रमुख है: एस्फिरोसोम, परऑक्सीसोम, साइटोस्केलेटन और माइक्रोट्यूबल्स। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का निर्माण कौन कराता है? परऑक्सीसोम। वसा का निर्माण संग्रह कौन करता है? प्लांट का लाइसोसोम किसे कहा जाता है? साइटोस्केलेटन पौधा को भीतर से आकृति बनाए रखने में मदद करता है। माइक्रोट्यूबल्स पौधे को गति कराने में। कोई दिक्कत? हालांकि अभी इसके बारे में कोई विस्तृत जानकारी नहीं मिल पाई है। तब कहिएगा जब मिलेगा तब हम कैसे पता लगाएंगे, तब तक तो बैच समाप्त हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, नौकरी होगा, उसके बाद सबका शादी होगा, बाल बच्चा होगा, वो भी पढ़ेगा। बायोलॉजी तो पढ़ेगा ही 10वां तक। तो जब वो बायोलॉजी पढ़ेगा 9th क्लास में, तो देख लीजिएगा कि उनके जमाने में क्या क्या मिला है। आपके जमाने में दोस्तों बस यहीं तक है, ठीक है ना? तो एकदम सॉलिड बात बता रहे हैं कि इसके बाद का खोज जो हुआ होगा सेल में, और निरंतर खोज होते रहते, तो इसके बाद जो होगा खोज वे आप अपने बच्चों के बायोलॉजी में देख लीजिएगा, ठीक है? आ जाइए, अब हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। किसके बारे में? न्यूक्लियस के बारे में। थके नहीं ना दोस्तों?
जो थक गया समझिए वो छट गया। इसीलिए दोस्तों थकना नहीं है और आराम से दिमाग को खोल कर रखिए, क्योंकि सिर्फ समझना है। वो भी हम एक चीज को बार बार रिपीट करते हैं। ऑनलाइन बना बड़ा परेशान है कि कमेंट नहीं लेते हैं। वैसे दोस्तों हमको बायोलॉजी पढ़ने में ज्यादा समय लगता है, कमेंट पढ़ने लगेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा दोस्तों। और हमको नहीं लगता कमेंट करने का किसी को जरूरत है। आराम से समझिए दोस्तों, क्वेश्चन बनाइए। आइए दोस्तों, हम देख लिए अभी तक जो आप देखे हैं, कोशिका के बीच में न्यूक्लियस होता है, हालांकि साइड में भी हो सकते हैं। और कोशिका झिल्ली, ये आपका क्या था? सेल मेम्ब्रेन, यानी कि कोशिका। और शुरुआत में हम कोशिका को दो भागों में बांटे थे, कोशिका झिल्ली और प्रोटोप्लाज्म। कोशिका झिल्ली और प्रोटोप्लाज्म। कोशिका के झिल्ली के भीतर जो कुछ भी था सब क्या था? सब कुछ क्या था? प्रोटोप्लाज्म था। अब प्रोटोप्लाज्म को दो भागों में बांटे थे, साइटोप्लाज्म और दूसरा क्या? न्यूक्लियस। पुनः प्रोटोप्लाज्म को, जीव द्रव को कितने भागों में बांटे थे? दो भागों में, साइटोप्लाज्म और उसमें स्थित विभिन्न प्रकार का सेल ऑर्गेनल आप पढ़ चुके हैं। विभिन्न प्रकार के सेल ऑर्गेनल। अब हम क्या पढ़ेंगे? आ जाइए दोस्तों न्यूक्लियस पर। आप न्यूक्लियस भी प्रोटोप्लाज्म का भाग है। न्यूक्लियस हिंदी में क्या कहते हैं? केंद्रक। और आप जानते हैं इसका खोज काफी पहले रॉबर्ट ब्राउन कर चुके थे। 1831 में ही सेल के न्यूक्लियस यानी केंद्रक का खोज हो चुका था, लेकिन विस्तृत रूप से नहीं हुआ था। विस्तृत रूप से तब हुआ जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज हुआ। ध्यान दीजिए, इधर उधर नहीं, सिर्फ हमारी तरफ नजर बना कर रखिए दोस्तों। न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस क्या होता है? मान लीजिए कि हमें एक गोलाकार कोशिका बनाए, या गोलाकार बाहुत बनाए, आयताकार बनाते हैं आप क्या? ठीक है, मान लीजिए ये दोस्तों कोशिका है। कोशिका एक ही आकृति के नहीं होते, भिन्न भिन्न आकृति के, गोलाकार, वर्गाकार, आयताकार, और कुछ तो अपने आकृति को पल पल बदलते भी रहते। ये एक आयताकार है जी। अजी चौड़ाई कम है, लंबाई ज्यादा, तो आयताकार न हुआ। नहीं भी हुआ तो मानकर चलिए आयताकार है। और नहीं तो आयताकार का जो बाप है चतुर्भुज, वही ले लीजिए। ठीक है, यानी चतुर्भुजाकार कोशिका है। तो कोशिकाओं के मध्य में एक गोलाकार और बहुत ही सघन संरचना होती है, जिसे क्या कहते हैं? लेकिन जरूरी नहीं है कि केंद्रक हमेशा बीच में ही हो। अधिकांश स्थितियों में यह बीच में ही होता है, लेकिन कभी कभी यह बगल में भी हो सकते हैं, यहां पर। तो कोशिका का केंद्रक कोशिका के मध्य में होते हैं। अधिकांश कोशिकाओं में मध्य में होते हैं, लेकिन न्यूक्लियस अगल बगल भी हो सकता है, अर्थात मध्य में नहीं भी हो सकता है। और कुछ कोशिकाएं हैं जिसमें केंद्रक नहीं होते हैं, लेकिन अधिकांश कोशिकाओं में केंद्रक होते हैं। कुछ अधिकांश कोशिकाओं में न्यूक्लियस यानी केंद्रक की संख्या 1 होती है, लेकिन कुछ कोशिकाएं हैं जिसमें केंद्रक की संख्या 2 है। और कुछ ऐसे भी कोशिकाएं हैं दोस्तों कि जिसमें कई केंद्रक हैं। कोशिका का केंद्रक गोल है, लेकिन कुछ कोशिकाओं का केंद्रक गोल नहीं भी होते। लेकिन जो अधिकांश कोशिकाओं की जो परिस्थितियां हैं केंद्रक के संदर्भ में, उसी पर हम विचार करेंगे। तो सभी कोशिकाएं, लगभग सभी कोशिकाओं के मध्य में एक गोलाकार सघन संरचनाएं मौजूद रहती है, जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। अब कोशिका को हम छोड़ देते हैं, डायरेक्ट न्यूक्लियस पर आ जाते हैं दोस्तों। अगर न्यूक्लियस की संरचना को देखेंगे तो न्यूक्लियस भी दोस्तों डबल लेयर मेम्ब्रेन से घिरा रहता है। न्यूक्लियस भी कितने लेयर मेम्ब्रेन से घिरा रहता है? डबल लेयर मेम्ब्रेन से घिरा रहता है। डबल लेयर मेम्ब्रेन से, एक लेयर और दूसरा लेयर।
यानी केंद्रक भी कितने झिल्लियों से घिरा रहता है? 2 झिल्ली से। न्यूक्लियस के ऊपर भी कितना झिल्ली है? 2 झिल्ली है। न्यूक्लियस के ऊपर भी कितना झिल्ली है दोस्तों? और चूंकि ये न्यूक्लियस है, मान लीजिए पूरा कोशिका का न्यूक्लियस, हम केवल न्यूक्लियस हम बना रहे हैं यहां पर, तो न्यूक्लियस के ऊपर कितना लेयर होता है? झिल्ली के ऊपर कितना अधिक? न्यूक्लियस के झिल्ली कितने लेयर का? आउटर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन और चूंकि यह न्यूक्लियस का है झिल्ली, तो इसे हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहेंगे। इसे क्या कहेंगे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहेंगे, या क्या कहेंगे? केंद्रक झिल्ली कहेंगे। ठीक है, केंद्रक झिल्ली कहेंगे। ठीक है, केंद्रक झिल्ली कहेंगे। कोई दिक्कत है यहां तक? अब ध्यान दिया, हम पहले पढ़े थे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की स्थिति समझे थे। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कुछ इतने बड़े थे दोस्तों कि उसका एक सिरा केंद्रक झिल्ली से जुड़ा था, दूसरा जिरा कोशिका। तो इस 2 झिल्ली में केंद्रक का कौन झिल्ली इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ा रहता है? बाहरी। कौन? बाहरी। अब ध्यान दीजिए कि दोस्तों कि इस केंद्रक का जो डबल लेयर मेम्ब्रेन होता है, इसमें जगह जगह छिद्र बने होते हैं। जगह जगह क्या बने होते हैं? छिद्र बने होते हैं। छिद्र क्यों बने होते हैं? तो कोशिका, ये दोस्तों कोशिका है, और कोशिका के बाहर में क्या है? साइटोप्लाज्म है। और न्यूक्लियस के भीतर भी तरल पदार्थ होते हैं जो सेम टू सेम किस तरह होते हैं? साइटोप्लाज्म की तरह। और न्यूक्लियस के भीतर जो है, जो तरल पदार्थ रहते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों? न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे। कोई दिक्कत है इसमें? उसे हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे। अब जब कभी न्यूक्लियोप्लाज्म में कुछ कमी हो जाए तो उसकी भरपाई कहां से होने लगती है? और जब कभी साइटोप्लाज्म में कुछ कमी हो जाए तो उसकी भरपाई कहां से होने लगती है? यानी कि न्यूक्लियोप्लाज्म जो कोशिका के न्यूक्लियस के भीतर का तरल पदार्थ है, और ये प्रोटोप्लाज्म का हिस्सा है दोस्तों। यानी प्रोटोप्लाज्म इक्वल टू साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म भी कह सकते हैं, या प्रोटोप्लाज्म इक्वल टू साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कोशिका के जो डबल लेयर मेम्ब्रेन होते हैं, इसमें जगह जगह पर छिद्र बने होते हैं। और ये छिद्र इसलिए बने होते हैं ताकि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के बीच विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ एवं पोषक पदार्थों का आदान प्रदान होता रहे। जब कभी साइटोप्लाज्म में किसी खास पोषकों की अभाव हो जाती है, और अगर वो न्यूक्लियोप्लाज्म में है, तो वो छिद्र के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं। या जब कभी न्यूक्लियोप्लाज्म में किसी खास पोषक तत्व का अभाव हो जाए और वह पोषक तत्व साइटोप्लाज्म में है, तो ये साइटोप्लाज्म से कहां चले जाते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। तो कोशिका के केंद्रक के भीतर का केंद्रक द्रव यानी न्यूक्लियोप्लाज्म और कोशिका द्रव यानी साइटोप्लाज्म के भीतर लगातार खाद्य पदार्थों का आदान प्रदान होते रहता है, जिसके लिए जगह जगह पर क्या बने होते हैं? छिद्र बने होते हैं। अब आ जाइए कि कोशिका के केंद्रक, कोशिका के केंद्रक, ठीक है, कोशिका के केंद्रक में एक बहुत ही महत्वपूर्ण संरचनाएं रहती है। सब कुछ समझ गए ना? अब कोशिका के भीतर एक बहुत ही महत्वपूर्ण संरचना होती है जो जाल के समान होती है दोस्तों। जो किसके समान होती है? जाल के समान, जाल के समान, जाल के समान। इस तरह का ढेर सारी संरचनाएं रहती है। फिलहाल आटे का ही 3 तो बना है, 3। तो कोशिका के केंद्रक के भीतर के केंद्रक द्रव यानी कि न्यूक्लियोप्लाज्म में जाल के समान ढेर सारे संरचनाएं रहती है, जाल के समान। और कोशिका के केंद्रक के भीतर जो जाल के समान संरचनाएं हैं, इसे कहते हैं क्रोमेटिन नेटवर्क। इसे क्या कहते हैं दोस्तों? क्रोमेटिन नेटवर्क कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? क्रोमेटिन नेटवर्क कहते हैं। इसे क्या कहते हैं?
क्रोमेटिन नेटवर्क कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? क्रोमेटिन नेटवर्क कहते हैं, हिंदी में क्रोमेटिन जालिका कहते हैं। बात को समझ गए? कोशिका के केंद्रक के भीतर के केंद्रक द्रव में जाल के समान जो संरचनाएं रहती है उसे हम क्या कहते हैं? क्रोमेटिन जालिका कहते हैं। क्या कहते हैं? और क्रोमेटिन जालिका दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कोशिका के केंद्रक द्रव में जो जाल के समान संरचनाएं होती है उसे क्या कहते हैं? क्रोमेटिन नेटवर्क कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? और यह क्रोमेटिन नेटवर्क कितने तरह के? दो तरह के। एक यूक्रोमेटिन, एक क्या हो गया? यूक्रोमेटिन, और दूसरा हेटेरोक्रोमेटिन। दूसरा क्या हो गया? क्रोमेटिन नेटवर्क जो कोशिका के केंद्रक द्रव में पड़ा हुआ है, यह कितने प्रकार के? यूक्रोमेटिन। और ऐसे क्रोमेटिन जो कि कम घना है, जो कम घना है, यानी कि कोई क्रोमेटिन नेटवर्क काफी घना रहता है और कोई काफी दूर रहता है। जैसे हम देख रहे हैं इसका जाल काफी दूर दूर है ना, तो क्रोमेटिन नेटवर्क सारे एक जैसे नहीं होते, कुछ काफी सघन होते हैं और कुछ हल्के सघन होते। जो कम सघन होते हैं उसे क्या कहते हैं? और जो बहुत ज्यादा सघन होते हैं, जो बहुत ज्यादा सघन होते हैं उसे क्या कहते हैं? हाँ, ये जो दोस्तों हैं ये बहुत सघन है। सघन मतलब समझ रहे हैं ना? बिल्कुल दोस्तों, बिहार के हैं और सघन मतलब ना समझे, आश्चर्य करने की बात है दोस्तों। मतलब हम लोग हिंदी भाषी राज हैं तो सघन समझें। जो कम घना है क्रोमेटिन नेटवर्क, कम घना, उसे क्या कहेंगे? यूक्रोमेटिन। और जो बहुत ज्यादा घना है उसे क्या कहेंगे? हेटेरोक्रोमेटिन। कोई काम नहीं करता है, सारा काम कौन करता है? यूक्रोमेटिन। यानी कि हेटेरोक्रोमेटिन निष्क्रिय रहते हैं, न्यूट्रल रहते हैं, जबकि यूक्रोमेटिन एक्टिव रहते हैं। यानी जो कम घना हुआ एक्टिव है, जो बहुत घना हुआ एक्टिव न्यूट्रल बना हुआ है, कोई काम नहीं करता। अब कहिए काम क्या है इसका, तुरंत आ रहे हैं, लेकिन करेगा कौन? देख लिया ना। तो कोशिका के केंद्रक द्रव में जो जाल के समान संरचनाएं हैं उसे हम क्या कहते हैं? क्रोमेटिन नेटवर्क कहते हैं। जो कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, यूक्रोमेटिन और कम घना वाले को क्या कहते हैं? अधिक घना वाले को हेटेरोक्रोमेटिन। कोई काम नहीं करता, सारा काम कौन करता है? अब ये काम क्या करता है दोस्तों? ये तो ऐसा काम करता है जैसा अब तक कोई नहीं किया है दोस्तों। आप जानते हैं कि बच्चे जो होते हैं उसमें माता पिता के लक्षण मौजूद रहते कि नहीं? माता पिता लंबे लंबे हैं तो बच्चा भी लंबा लंबा होगा। यानी कि आप ये जानते होंगे कि पीढ़ी दर पीढ़ी गुणों का स्थानांतरण होते रहता है, और पीढ़ी दर पीढ़ी गुणों का हस्तांतरण कौन करता है? तो थोड़ा सा रुक जाइए, यही करेगा, लेकिन कब करेगा ये समझ जाइए। लेकिन क्रोमेटिन दो प्रकार का है, एक्टिव कौन है? यूक्रोमेटिन। अब ये क्रोमेटिन नेटवर्क जो है दोस्तों, कोशिका के अंदर जो क्रोमेटिन जालिका है या क्रोमेटिन नेटवर्क है, ये बने होते हैं एक खास प्रकार के मॉलिक्यूल। किससे? उसके बाद किससे? प्रोटीन से। और उसके बाद अब प्रोटीन में दो तरह के दोस्तों, हिस्टोन प्रोटीन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन और, अब कहेगा हिस्टोन प्रोटीन क्या है? तो प्रोटीन है, नाम है हिस्टोन तो हिस्टोन प्रोटीन है, और कुछ नहीं है दोस्तों। तो क्रोमेटिन नेटवर्क जो है वह मुख्य रूप से डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है। और क्रोमेटिन नेटवर्क जो जाल के समान संरचनाएं हैं, ये जाल के समान संरचनाएं कोशिका विभाजन के समय, कब?
कोशिका विभाजन के समय, सेल डिवीजन के समय जो क्रोमेटिन नेटवर्क जाल के समान है, जो क्रोमेटिन नेटवर्क जाल के समान है, ये आपका यू हो गया, ये हेटेरो हो गया। ये जाल के समान संरचनाएं क्षार के समान संरचनाओं में कन्वर्ट हो जाते हैं। किससे कन्वर्ट हो जाते हैं? क्षार के समान संरचनाओं में कन्वर्ट हो जाते हैं। कैसे कन्वर्ट हो जाते हैं? क्षार के समान संरचनाओं में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जब क्रोमेटिन नेटवर्क जाल के समान संरचनाओं से क्षार के समान संरचनाओं में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ये कब कन्वर्ट होते हैं? सेल डिवीजन के समय, हर समय नहीं दोस्तों। कब कन्वर्ट होते हैं? सेल डिवीजन के समय कन्वर्ट होते हैं। कब कन्वर्ट होते हैं? तो जब क्रोमेटिन नेटवर्क जाल के समान संरचना से क्षार के समान संरचना में कन्वर्ट होते हैं, तब उसे क्या कहते हैं? क्रोमोसोम कहते हैं, गुणसूत्र कहते हैं। और गुणसूत्र ही वो इकाई है जो गुणों को पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी, यानी माता पिता के गुणों को उनको बच्चों में स्थानांतरित कौन करता है? गुणसूत्र करता है, क्रोमोसोम करता है। और क्रोमेटिन नेटवर्क ही कन्वर्ट होता है किसमें? क्रोमोसोम में। कब कन्वर्ट होता है? अब दोस्तों ये समझ लीजिए कि अगर क्रोमेटिन नेटवर्क ही क्रोमोसोम में कन्वर्ट हुआ है, गुणसूत्र में कन्वर्ट हुआ है, तो जिन जिन चीजों से क्रोमेटिन नेटवर्क बना था, वही वही चीजें से क्या बना होगा? और आप देख चुके हैं क्रोमेटिन नेटवर्क डीएनए, प्रोटीन और किसका बना हुआ? क्रोमेटिन नेटवर्क किसका बना? डीएनए, प्रोटीन और आरएनए का बना हुआ। तो क्रोमोसोम भी किसका बना होगा? क्लियर? तो गुणसूत्र का काम है गुणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी। लेकिन आखिर गुणसूत्र गुणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी कैसे ले जाता है? तो या इसके लिए दोस्तों मेंडल के नियम को पढ़ना पड़ता है, और इसको पढ़ने के लिए एक विशेष चैप्टर ही बना हुआ है जिसका नाम है जेनेटिक्स। तो ये तो हम समझ गए हैं कि गुणसूत्र ही गुणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी ले जाता है, लेकिन कैसे ले जाता है इसकी जानकारी आपके बायोलॉजी के 14 नंबर चैप्टर जेनेटिक्स में आपको मिलेगा दोस्तों। क्लियर है? वह हम पूरा डिटेल में समझेंगे कि गुणों को कैसे पीढ़ी दर पीढ़ी ले जाया जाता है। क्लियर हो गया? अब दोस्तों कि एक न्यूक्लियस के भीतर का तो महत्वपूर्ण संरचना क्रोमेटिन नेटवर्क है ही। कितना महत्वपूर्ण है आप देख ही रहे हैं। गुणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी लाना, और गुणसूत्र हमेशा जोड़े में रहते हैं और एक जाति के जीवों में फिक्स रहते हैं। गुणसूत्र में जरा सा भी इधर उधर होता है, पूरा शरीर का ढांचा ही बदल जाता है। तो गुणसूत्र हमेशा जोड़े में रहते हैं। हालांकि कुछ कोशिकाएं हैं जिसमें गुणसूत्र जोड़े में नहीं रहते हैं, लेकिन अधिकांश कोशिकाओं में गुणसूत्र जोड़े में रहते हैं। और एक जाति के जीवों में गुणसूत्र की संख्या हमेशा निश्चित रहती है, उसमें कोई बदलाव। जैसे मानव के कोशिकाओं में 23 जोड़ा यानी 46 क्रोमोसोम, यानी कि वही कोशिका मानव का होगा जिसमें क्रोमोसोम कितना होगा? 23 जोड़ा होगा। अगर किसी कारण बस इधर उधर जोड़ा गड़बड़ाया, मानव भी इधर उधर हो जाएगा। क्या क्या हो जाएगा इसकी भी जानकारी आपको जेनेटिक्स चैप्टर में लगेगा। तो न्यूक्लियस के भीतर की जो महत्वपूर्ण संरचना है वे क्रोमेटिन नेटवर्क है ही, लेकिन न्यूक्लियस के भीतर भी कुछ गोलाकार संरचनाएं रहती है, कुछ गोलाकार संरचनाएं रहती है। और न्यूक्लियस के भीतर जो गोलाकार संरचना है, कोई एक नहीं कई, एक भी हो सकता है, कई भी हो सकता है। अब न्यूक्लियस के भीतर जो गोलाकार संरचना रहती है उसे कहते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस यानी केंद्रक के भीतर जो रहते हैं उसे क्या कहते हैं? और इसका काम है आरएनए का सिंथेसिस करना। इसका काम क्या है? वही आरएनए जिससे राइबोसोम बना हुआ था।
तो कोशिका के केंद्रक के भीतर भी गोलाकार संरचनाएं पाई जाती है दोस्तों, जिसे केंद्रिका कहते हैं या न्यूक्लियोलस कहते हैं। और न्यूक्लियोलस का खोज पहली बार फोंटाना नामक साइंटिस्ट ने की थी। और इस न्यूक्लियोलस का काम होता है आरएनए का संश्लेषण करना। जिस तरह राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण करता है, जिस तरह स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वसा और कोलेस्ट्रॉल का संश्लेषण करता है, ठीक उसी तरह न्यूक्लियोलस आरएनए का संश्लेषण करता है या आरएनए का निर्माण करता है। और आरएनए की क्या जरूरत है? तो राइबोसोम के निर्माण में जरूरत है। केंद्रक खत्म हो चुका है दोस्तों। और ध्यान दीजिए, कोशिका के अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनल हैं वे कुछ ना कुछ कार्य करते रहते हैं। और कोशिका अंगक का सिर्फ कार्य करते रहना जरूरी नहीं है, बल्कि उनके कार्यों पर कंट्रोल रहना भी क्या है? जरूरी है। और कोशिका अंगों के कार्यों पर न सिर्फ कंट्रोल रहना जरूरी है, बल्कि विभिन्न कोशिका अंगों के कार्यों के बीच सामंजस्य स्थापित होना भी जरूरी है। और ये कंट्रोल करने का कार्य और सामंजस्य स्थापित करने का कार्य, यानी कि विभिन्न कोशिका अंगक इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, सेंट्रोसोम, जितने भी कोशिका अंगक हैं, उन सभी कोशिका अंगक के कार्यों पर नियंत्रण रखने का कार्य, विभिन्न कोशिका अंगक के कार्यों के बीच सामंजस्य बिठाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? न्यूक्लियस के द्वारा किया जाता है। यानी कि जिस तरह हमारे शरीर में मस्तिष्क का कार्य है, उसी तरह कोशिका में मस्तिष्क के तरह ही कौन कार्य करता है? हमारे शरीर में जो ब्रेन है, ब्रेन का क्या कार्य है? ब्रेन का कार्य है भिन्न भिन्न अंगों के कार्यों को कंट्रोल करना। आप दौड़ते हैं तो आपकी श्वसन गति तेज हो जाती है, हृदय का धड़कन बढ़ जाता है। क्यों? तो कंट्रोलिंग बना हुआ है और कार्यों के बीच सामंजस्य स्थापित होता है, और तब आपका शरीर ठीक तरह से काम करता है। आप दौड़ रहे हैं लेकिन श्वसन अंग कहेगा नहीं, हम गति नहीं बढ़ाएंगे, आप दौड़ लीजिएगा। आप जब दौड़ते हैं, आपका ब्रेन तुरंत रिस्पिरेटरी सिस्टम को आदेश देता है कि जल्दी से अपना गति बढ़ा दो, बॉडी दौड़ रहा है, और अपना गति बढ़ा देता है। आप देखे होंगे कि आपका खराब है पेट और दर्द कर रहा है दिमाग, या आप जानते हैं कि किसी एक तंत्र में गड़बड़ी उत्पन्न होने के कारण कई तंत्र गड़बड़ा जाते हैं। अर्थात आपका डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ा गया है तो रिस्पिरेटरी सिस्टम ठीक तरह से काम नहीं करेगा, एक्सक्रीटरी सिस्टम ठीक तरह से काम नहीं करेगा। मतलब ब्रेन हमारे सभी तंत्रों के अंगों के कार्यों को कंट्रोल करता है और उन अंगों के कार्यों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। सामंजस्य स्थापित होने के कारण ही एक अंग गड़बड़ी होने से दूसरे अंग भी प्रभावित हो जाते हैं। ठीक वैसा ही काम कोशिका के अंदर कौन अदा करता है? न्यूक्लियस। यह कोशिका के सभी कोशिका अंगों के कार्यों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है और उनके कार्यों को नियंत्रित करता है। यानी न्यूक्लियस ही कोशिका का क्या है? ब्रेन है। न्यूक्लियस ही कोशिका का क्या है? ब्रेन है दोस्तों। क्लियर हो गया दोस्तों? कोई दिक्कत नहीं ना? कोशिका कंप्लीट हो गया है, कोशिका कंप्लीट हो गया है। लेकिन ध्यान दीजिए दोस्तों, एक बात को हम आपको बताए थे कि इस पृथ्वी पर आज जो जितने जीव जंतु देख रहे हैं, पेड़ पौधे के जातियां देख रहे हैं, शुरुआत में ही सब नहीं आ गए थे। ऐसा तो नहीं है कि पृथ्वी बना ऊपर से सब गिर गए जीवन यापन करने लगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि हम अब तक जितने बात कोशिकाओं के बारे में पढ़े हैं, ध्यान दीजिएगा, हम अब तक जितने बात कोशिकाओं के बारे में पढ़े हैं, ये एक विकसित कोशिकाओं के बारे में पढ़े हैं। लेकिन वो जीव जो सर्वप्रथम पृथ्वी पर रहने के लिए आए, उनके कोशिका उतने विकसित नहीं थे जितने अब तक आप पढ़ चुके हैं दोस्तों।
तो कोशिका अधिकांश जो है उसी तरह के होते हैं जिस तरह का आप पढ़ चुके, जो अब तक पढ़े। लेकिन इस पृथ्वी पर जो जीव सर्वप्रथम जीवन यापन करने आए, या वो जीव जिसका उद्भव इस पृथ्वी पर सबसे पहले हुआ, उनमें भी कोशिका था, लेकिन उनके कोशिका बहुत कम विकसित थे। उसके कोशिका बहुत कम विकसित थे, और वैसे कम विकसित कोशिका को दोस्तों प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिका, और जबकि अभी जो हम कोशिकाओं के बारे में पढ़े हैं वो एक विकसित कोशिका है, और विकसित कोशिका को क्या कहते हैं? यानी कि प्रोकैरियोटिक कम विकसित कोशिका है, जबकि यूकैरियोटिक पूरी तरह से विकसित कोशिका है। सभी प्रकार के प्लांट, सभी प्रकार के एनिमल में कौन कोशिका पाए जाते हैं? जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका किसमें पाए जाते हैं? और बैक्टीरिया ही वो जीव है दोस्तों, बैक्टीरिया भी वो ऑर्गेनिज्म है जो सबसे पहले इस पृथ्वी पर आए। हालांकि बैक्टीरिया से पहले इस पृथ्वी पर वायरस आ गए थे, लेकिन वायरस के शरीर में कोशिका नहीं है। वायरस एक नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, अकोशिकीय जीव है। तो बैक्टीरिया जो आए थे दोस्तों, उसके कोशिका बहुत कम विकसित थे, और उस कम विकसित कोशिका को हम क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक कहते हैं। वो कम विकसित कोशिका को क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। जबकि पौधों और जंतुओं में पाए जाने वाले विकसित कोशिका को क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक कोशिका। अब इन दोनों कोशिकाओं में सिर्फ एक अंतर यह नहीं है कि प्रोकैरियोटिक कम विकसित है जबकि यूकैरियोटिक पूरी विकसित है। यानी कि इस पृथ्वी पर सबसे पहले किस कोशिका का उद्भव हुआ? और प्रोकैरियोटिक से ही किसका विकास हुआ? ठीक उसी तरह जिस तरह बंदर से मानव का विकास हुआ। यानी पृथ्वी पर सबसे पहले प्रोकैरियोटिक कोशिका का उद्भव हुआ, और आगे चलते चलते लाखों करोड़ों वर्ष के बाद प्रोकैरियोटिक कोशिका में परिवर्तन होते गया, और प्रोकैरियोटिक कोशिका से ही किसका निर्माण हुआ? यूकैरियोटिक का हुआ। प्रोकैरियोटिक कोशिका से ही किसका निर्माण हुआ? यूकैरियोटिक। और इनमें कोई एक अंतर नहीं है, कई अंतर है। पहला अंतर तो देख लिए कि प्रोकैरियोटिक कम विकसित है, यूकैरियोटिक लगभग सभी जीवों के कोशिका यूकैरियोटिक है, बल्कि प्रोकैरियोटिक गिने चुने जीवों में, खासकर किसमें? बैक्टीरिया में ही पाए जाते हैं। उसके बाद प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस नहीं होते हैं। न्यूक्लियस जिसको हम ब्रेन बोले थे वही नहीं होता, जबकि यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस होता है। और भी कई अंतर है, एक बार नजर दौड़ाइए तो। देख लिए, अब उसको याद कर लीजिएगा। लगभग जितनी बात हम बताएं सब आप समझ रहे होंगे। जैसे महत्वपूर्ण कोशिका अंगक, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब का अभाव होता है किसमें? यानी माइटोकॉन्ड्रिया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी जैसे कोशिका अंगक किसमें पाए जाते हैं? यूकैरियोटिक में। प्रोकैरियोटिक में केंद्रक नहीं रहता, न्यूक्लियस नहीं रहता, यूकैरियोटिक में रहता है। प्रोकैरियोटिक में क्रोमोसोम केवल एक होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक में हमेशा क्रोमोसोम एक से। प्रोकैरियोटिक में छोटा राइबोसोम यानी 70 राइबोसोम, यूकैरियोटिक में यानी कोशिका अंगक के नाम पर, कोशिका अंगक के नाम पर केवल राइबोसोम ही होता है प्रोकैरियोटिक में, वो भी 70S। राइबोसोम के अतिरिक्त कोई कोशिका अंगक प्रोकैरियोटिक में होता ही
नहीं है। तो उसको आप पढ़ते रहिएगा, अंतर आपको पता चल जाएगा, वो बताने का जरूरत नहीं है। अब आइए थोड़ा सा एक और अंतर समझते हैं। क्लियर होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद कुछ अंतर प्लांट सेल में भी है और कुछ अंतर एनिमल सेल में भी है। प्लांट सेल और एनिमल सेल, देखिए दोनों के कोशिकाएं लगभग समान है। मतलब प्लांट में भी कैसा सेल, यूकैरियोटिक, और एनिमल में भी कैसा सेल, यानी कि दोनों की कोशिकाएं, पौधे और जंतु, दोनों की कोशिकाएं विकसित कोशिकाएं हैं और लगभग समान है। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण संरचनाएं प्लांट के यूकैरियोटिक में है तो एनिमल के में नहीं है, और एनिमल के यूकैरियोटिक में है तो प्लांट में। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जिन कोशिकाओं से पौधे बने हैं उसी कोशिकाएं से एनिमल बना है। यानी पौधे का भी कोशिका यूकैरियोटिक है, एनिमल का भी कोशिका यूकैरियोटिक। अब दोनों विकसित ही कोशिकाएं हैं तो फिर क्या अंतर होगा। लेकिन कुछ संरचनाओं को लेकर अंतर है। यानी कि आप जानते हैं कि सेल वॉल के बारे में हम पढ़े थे। सेल वॉल प्लांट में है, एनिमल में। उसके बाद प्लास्टिड के बारे में पढ़े थे, प्लास्टिड प्लांट में, एनिमल में। उसके बाद सेंट्रोसोम के बारे में पढ़े थे, सेंट्रोसोम एनिमल में है, प्लांट में नहीं है। उसके बाद वैक्यूल में पढ़े थे, वैक्यूल प्लांट का बड़ा है, एनिमल का छोटा है, या एनिमल में है भी नहीं। अब देखिए सेल वॉल होने के कारण पौधे के कोशिका मजबूत होते हैं, एनिमल के कोशिका कमजोर होते हैं। प्लांट के कोशिका बड़े होते हैं, एनिमल के कोशिका छोटे होते हैं। तो ये सब ही अंतर है मुख्य रूप से। बाकी दोनों का कोशिका क्या है, यूकैरियोटिक। तो एक बार नजर दौड़ा दीजिएगा कि प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में क्या डिफरेंस है और प्लांट और एनिमल में क्या डिफरेंस है दोस्तों। और इस तरह से आपका कोशिका समाप्त हो चुका है। क्या ये पूरा बेहतरीन तरीके से समझे ना। अब समझिए दोस्तों एक बात कि आप कह रहे हैं कि हम बेहतरीन तरीके से समझ गए, लेकिन ये आपको कैसे बैठे रहिए, अभी बहुत चीज बकेंगे दोस्तों, ठीक है। हाँ, और ध्यान रखिए दोस्तों, दर पर आइए नहीं, रिजल्ट सिर्फ 1 या 2 नंबर से नहीं होता है, ठीक है। तो कोशिका समाप्त हो चुका है। अब आप ध्यान दीजिए दोस्तों, अरे अल्लाह नहीं बातचीत क्या कर रहे हैं। अब ध्यान दीजिए कि आप जानते हैं कि कोशिका के कोशिका द्रव में, कोशिका के कोशिका द्रव में कोई भी पदार्थ एक जगह से दूसरे जगह जाता है। तो कोशिका के कोशिका द्रव में कोई भी पदार्थ एक जगह से दूसरे जगह जाता है। और आप जानते हैं कि एक जगह से दूसरे जगह जाना परिवहन, ट्रांसपोर्टिंग कहलाता है। अब जानते हैं ट्रांसपोर्टिंग में एनर्जी खर्चा होता है, एनर्जी खर्चा होता है। लेकिन आप हैरान रह जाइएगा दोस्तों कि कोशिका के भीतर और बाहर ट्रांसपोर्टिंग हो भी जाता है, एनर्जी भी खर्च नहीं होता है। कोशिका से कोई पदार्थ बाहर निकालना है तो परिवहन होकर न बाहर निकलेगा, अंदर जाना है तो परिवहन होकर अंदर जाएगा। हैरानी की बात है कि सभी पदार्थ कोशिका द्रव में एक जगह से दूसरे जगह आते हैं। भिन्न भिन्न पदार्थ कोशिका के अंदर बाहर जाते हैं, लेकिन इतने सारे परिवहन होने के बाद भी कोई ऊर्जा खर्च नहीं होता है। तो फिर कैसे परिवहन होता है दोस्तों। तो ट्रांसपोर्टिंग, ठीक है, ट्रांसपोर्टिंग कि 2 ऐसे तरीके हैं। एक का नाम है डिफ्यूजन, एक का नाम है डिफ्यूजन यानी कि क्या, विसरण। और दूसरे का नाम क्या है, ऑस्मोसिस यानी क्या, परासरण। ये दोनों क्या है, ट्रांसपोर्टिंग के तरीके हैं। यानी विसरण क्या है, विसरण ट्रांसपोर्टिंग के तरीके हैं जिसमें एक पदार्थ दूसरे जगह चला जाएगा।
परासरण क्या है, ओस्मोसिस क्या है, ट्रांसपोर्टिंग है जिसमें एक पदार्थ दूसरा जगह चला जाएगा, और डिफ्यूजन ऑस्मोसिस विसरण और परासरण परिवहन की एक ऐसी व्यवस्था है दोस्तों जिसमें कोई ऊर्जा खर्च नहीं होता। आखिर यह जादू वाला काम होता कैसे है दोस्तों, अगले क्लास में हम आपको बताएंगे, और अगले क्लास में आपका सेल का चैप्टर का द एंड हो जाएगा दोस्तों। मिलिए अगले क्लास में।